नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिवोल्यूशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का पहला फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो जो फुल लेंथ टेस्ट होगा इसमें सभी सेक्शंस को कवर किया जाएगा और हम भी वन बाय वन हर सेक्शन को देखेंगे। जैसे आज जो पहला सेक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइंस का है। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से हर सेक्शन पे काम करेंगे, हर सेक्शन के हर क्वेश्चन को देखेंगे और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि जो आपके कंसेप्ट में कुछ कमियां रह गई हैं वो यहां से कंप्लीट हो पाए, यहां से वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो इसी तरह सबसे पहले साइंस होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटी होगा। तो हर सेक्शन को पूरा डिटेल में हम देखेंगे, उनके कंसेप्ट्स पे बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा वो है साइंस का। तो अगर मैं साइंस के क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं बीपीएससी में, और उनका जो लेवल है वो काफी अच्छा होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर इस पेपर को बनाया गया है। और बीपीएससी कुछ अपना पैटर्न भी चेंज करता जा रहा है, धीरे धीरे वो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि उसको ध्यान में रखते हुए इस पेपर को डिजाइन भी किया है और इसको सॉल्व भी हम उसी अप्रोच से करेंगे। कैसे हम जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहां गैप रह जाता है, वो सब हम देखें। तो इसमें देखें तो आपका जो पेपर है टेस्ट नंबर 1, उसमें 33 नंबर क्वेश्चन से साइंस शुरू होगा। तो जो 33वां नंबर क्वेश्चन है उस पर हम आएंगे और वो है इंद्रधनुष से, रेनबो से है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। देखो ये रहा, इसमें लिखा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इट मीन्स ये क्वेश्चन रेनबो से है। दूसरा, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं, मतलब इसमें रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो इसमें आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो अगर वो कंसेप्ट आ रहा है तो आप इसको कर पाओगे। तो देखो, पहला ऑप्शन देखा है प्रक्षेपण, दूसरा है अपवर्तन और तीसरा है आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, ये 3 इसके ऑप्शन दिए और फिर इसके आगे आपको मिलान करना है कि कौन कौन। तो इसका पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देखो इसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखो इंद्रधनुष के फॉर्मेशन में होता क्या है, देखो ये एक जल की बूंद है और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आप यहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश यहां से आएगा तो जब वो जल की बूंद के अंदर प्रवेश करेगा, तो जब अंदर सबसे पहले प्रवेश करेगा तो उसमें अपवर्तन होगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का अर्थ होता है जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पाथ में, उसके जो मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हुआ आपका अपवर्तन। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आती है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। जैसे हमने सुना होगा प्रकाश की लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम होता है विबज्योर, PIBGYOR। तो ये क्या करेगा, यहां पर इसका 7 कलर्स में इस तरह से विभाजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो पहला तो हुआ रिफ्रैक्शन, फिर हुआ डिस्पर्जन। लेकिन अगर ये तो किरण सीधी निकल जाती तो, लेकिन होता क्या है कि ये बूंद, जल की जो बूंद है, इसके इस भाग से टकराएगी यहां से, और यहां से टकराने के बाद ये वापस इधर लौट आएगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखो आंतरिक भाग से पूरी तरह लौट आएगी। ये परिघटना कब होती है? ये घटना तब होती है जब कोई किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखो ये बूंद है, जल की बूंद है, और यहां पर एयर है। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने लगती है तो वो क्या करती है, वापस पूरी तरह से लौट के आ जाती है। इसे ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो पहला प्रोसेस हुआ कि यहां से प्रकाश की किरण गई, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और यहां से फिर ये जब किरणें आती हैं तो देखो इनमें भी जो आपका डिस्पर्जन होता है, इनमें भी सबसे ज्यादा वायलेट का होता है। देखो ये जो आपने पढ़ा होगा VIYOR, इनमें से सबसे वायलेट का होता है। तो देखो ये सबसे ज्यादा देखो नीचे की ओर बैंड हुआ, देखो ये यहां पहुंचा। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो ये नीचे की साइड रहेगा और रेड ऊपर की साइड में रहेगा, और यहां पर ये आपको विजिबल होगा। देखो शॉर्ट में अगर हमें समझना है तो देखो बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन ठीक है जितना है आपका काम हो जाएगा। इससे थोड़ा आपका जो गैप होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला हुआ आपका रिफ्रैक्शन, दूसरा हुआ डिस्पर्जन, और तीसरा हुआ टोटल इंटरनल। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है।
तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो सबसे पहला क्या होगा, और इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले देखो कौन सा होगा, डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा था, अंदर विभाजन हो रही थी 7 कलर में। दूसरा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हो रहा था। और फिर देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, पूरी तरह से वापस आ जाना किरणों का। तो ये तीनों ही क्या है, सही है। तो आंसर होगा डी 1, 2 एंड। तो आपको देखो कंसेप्ट क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है आपके लिए। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो अब दूसरा जो क्वेश्चन है, अब देखो हिंदी में कहेंगे तो प्रक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन, तीनों के तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद देखो अब क्वेश्चन दूसरा कौन सा है, देखो समतल दर्पण पे क्वेश्चन है, प्लेन मिरर पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब के समान दिखाई देता है। देखो क्या कह रहा है, जो प्लेन मिरर है वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा और बिंब के समान दिखाई देगा। जो हमारा बिंब का मतलब, जो मान लो कि मैं सिंपल मिरर में, प्लेन मिरर में देख रहा हूं तो वो मेरे समान ही दिखाई देगा। तो दूसरा देखो क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। होता क्या है, कई बार ये इतनी टिपिकल हिंदी समझ नहीं आती है, वाम भाग क्या है। तब आपको इंग्लिश में एक बार देख लेना चाहिए। देखो इंग्लिश में अगर देखें तो इसी शब्द को देखो क्या लिखा है, देखो यहां लिखा होगा, ये रहा प्लेन मिरर वाला। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर अपीयर्स वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट होती है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के सिमिलर होती है। दूसरे में देखो यहां से वो इंग्लिश समझ में, इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इन द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ये जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड की तरह दिखती है, एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड ऑफ द, जो राइट साइड है वो राइट जैसा दिखेगा, लेफ्ट है वो लेफ्ट में जैसा दिखेगा। अब इसको हम बात करते हैं प्लेन मिरर के कंसेप्ट की, कि कैसे उसमें होता है, फिर इस पे आएंगे दोबारा देखने के। ये वाला जो क्वेश्चन था देखो वही जो पहले वाला था। ये क्या हो रहा है, देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो देखो किरण अपना रास्ता बदल गई, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो देखो एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये डेंसर माध्यम है और ये रेयर माध्यम। ठीक है, इसको अभी आगे और देखेंगे। अब आते हैं देखो ये प्लेन मिरर की बात। इस प्लेन मिरर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखी है, ये रहा उसका मिरर। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में जाएगा, देखेगा, तो इसको क्या करेगा, ये बिल्कुल इसी के जैसा दिखाई देगा। देखो ये दिख रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज होती है, वास्तविक नहीं होती है, आभासी तो होती है। तो ये उसकी क्या हुई, वर्चुअल इमेज हुई। लेकिन देखो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है। तो उसने कहा कि जो इमेज जैसी है वैसी दिखती है, तो हाँ दिखती है, आभासी होती है, आभासी होती है, और सीधी है तो ये भी सीधी है। देखो और इसकी क्या बात है, खासियत है, देखो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है देखो वो इस मिरर के इस साइड में होती है और इसकी डिस्टेंस वही होती है। देखो जो इन दोनों के बीच, मिरर और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये इमेज भी अंदर की तरफ 10 सेंटीमीटर हमें दिखाई देगी, कि उसकी दूरी भी ये है। इसके साथ एक और कंसेप्ट भी होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर v स्पीड से लेके आऊं, v वेग से इधर लेके आऊं, तो ये हमारी तरफ 2v वेग से आता हुआ दिखाई दे। मतलब मैं ये v वेग से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उधर से जो इमेज होगी वो 2v वेग से आती हुई नजर आएगी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, जो ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको क्या दिखाएगा, इमेज दिखाई देगा, लेकिन ये वर्चुअल होगा, सीधा है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर आगे वर्चुअल इमेज होती है। अगर ये वी वेग से आता है तो ये 2v वेग से आपकी तरफ आएगा। ये जनरल इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा इसका पार्ट है, देखो अगर आप इमेज में देखोगे तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अपना राइट हैंड हिलाएगा तो उसकी तरफ देखो उसका लेफ्ट हैंड दिखेगा। देखो यहां पर देखो ये राइट हैंड मूव कर रहा है तो उधर उसका लेफ्ट हैंड दिखाई दे। तो जो सीधा भाग होता है, राइट होता है, वो इमेज में लेफ्ट दिखता है। अगर लेफ्ट है तो उधर राइट दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देता है, मतलब लेटरल दिखाई देता है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें दोबारा, तो देखो इस इमेज से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका राइट हैंड ये मूव किया तो उधर कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड मूव। तो अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से जो हमने अभी पढ़ा था।
इसमें तो देखो पहले वाले में उसने क्या लिखा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है, सीधा होता है और बिंब के समान ही दिखाई देता है, अभी हमने देखा था, ये बात सही है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की आती दिखाई देता है, मतलब राइट राइट की दिखाई, लेकिन नहीं, वहां कैसा था, राइट लेफ्ट की तरह दिखाई दे रहा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। एक से ही पता लग गया। तो अगर पहले से ही पता लग गया तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही सही करना है। तो इसमें आंसर क्या होगा, केवल एक, मतलब ए ऑप्शन। तो देखो हम क्या करते जा रहे हैं, हम कंसेप्ट को भी देखेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब आगे भी इससे क्वेश्चन आएगा, अगर वो ये पूछ ले कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है तो इमेज किस वेलोसिटी से आएगा, तो 2v वेग से आएगा। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है तो वर्चुअल इमेज कितनी सेंटीमीटर दूर बनेगी, तो वो भी 10 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, क्या नहीं होती, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, देखो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि उसने सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो सत्य असत्य क्या है, यहां पर गौर से पढ़ना है। कई बार लोग बस दो को पढ़ते हैं और सीधा आंसर दे देते हैं, तो हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन में लिखा भी क्या है ढंग से। तो असत्य कथन देखना कौन सा गलत है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है पहले वाले में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मतलब एक से दूसरे में जाएगा तो आवृत्ति वही रहती है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, ये बात सही है। और दूसरा, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये स्नेल का नियम है, ये आगे भी आपके काम आएगा। तो देखो ये रहा, इसमें देखते हैं जरा, देखो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये देखो ये लिखा है डेंसर माध्यम, देखो ये क्या है, ये लाइन जो है ये दो माध्यम को अलग करती है, इधर जो है ये सघन माध्यम है और यहां पर है वो विरल माध्यम। तो ये सघन माध्यम से जब लाइट है या कोई रेज है वो यहां आई और जब वो विरल माध्यम में जाएगी तो ये बीच का जो है इसे नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। ये तो जो ये किरण यहां आई और जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश की और ये विरल माध्यम था तो ये इस अभिलंब से दूर हटती चली। तो सघन से जब विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन इस वाले में देखो जब विरल से सघन में आएगी तो ये अभिलंब की ओर आती है, देखो ये इस तरफ झुक गई है। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है। तो अब अगर मैं उस क्वेश्चन पे वापस से जाऊं तो पहली बात तो इसमें क्या ध्यान रखना था, देखो कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, ये आपको याद रख लेना। कुछ है साइंस में ऐसी चीजें जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाएगी क्योंकि वो विरल माध्यम में आ गई है। दूसरा, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो हमने अभी देखा कि वो अभिलंब से दूर हट, इट मींस ये दोनों ही जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सही हैं। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा होगा, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों के दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर है, अगले पे चलते हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल है। देखो बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसा होगा जिसमें आपको तथ्य याद रखने हैं, फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में आप समझ सकते हो कंसेप्चुअल होंगे। आगे देखो क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जाड़ों में मतलब विंटर्स में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, लाइट कलर के या यूं को व्हाइट कलर के कपड़ों को प्रेफरेंस देते हैं कब, जरूर ध्यान रखना इसमें जो लिखा है सर्दियां। कई लोग गौर नहीं करते हैं, सर्दियों में कह रहा है वो, गर्मियों की बात नहीं कर रहा। दूसरा, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, तो आपने ज्योग्राफी में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा एल्बिडो का। और नीचे देखो क्या लिखा है, इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो अगर मैं पहली बात करूं तो जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। एल्बिडो का कंसेप्ट पढ़ा होगा, एल्बिडो का अर्थ होता है कि कितनी रेज किसी चीज पर पड़ी और कितनी परावर्तित हो गई।
अगर मैं एल्बिडो की बात करूं तो एल्बिडो का अर्थ होता है, मान लो अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ पर सूर्य की किरणें आती हैं शॉर्ट वेव में यूं, और अर्थ से टकराने के बाद वो शॉर्ट वेव में ही वापस चली जाती, अर्थात अर्थ ने उन्हें परावर्तित कर दिया। मतलब इनको अर्थ ने अवशोषित नहीं किया, जिस रूप में ये आई थी उसी रूप में चली गई, शॉर्ट वेव में आई थी और शॉर्ट वेव में ही चली गई, इसे बोलते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन या एल्बिडो। तो अर्थ का लगभग 35 एल्बिडो है। अगर 100 किरणें अर्थ की तरफ आती हैं तो 35 अर्थ सरफेस वायुमंडल के द्वारा परावर्तित हो जाती। ये अर्थ को गर्म नहीं करते हैं, इसका गर्म करने में कोई रोल नहीं होता, लेकिन कुछ किरणें जब आएंगी तो वो क्या करेगी, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करेगी और फिर उनका रेडिएशन करती है, और वो करती है लॉन्ग वेव के रूप में। ये कहलाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। तो अर्थ क्या करती है, पहले शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, फिर गर्म होगी और गर्म होने के बाद जो रेडिएशन करती है उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन जो ये आया था शॉर्ट वेव, इसको अर्थ ने अवशोषित नहीं किया, जिस रूप में आया उसी रूप में वापस चला गया, तो इसने तापमान को नहीं बढ़ाया। तो यही कंसेप्ट यहां पर लागू होता है हमारे, कि जो लाइट कलर के, और एल्बिडो किसका ज्यादा होता है, जो लाइट कलर की वस्तुएं होती हैं उनका एल्बिडो ज्यादा होता है। जैसे व्हाइट कलर, हमें व्हाइट कलर व्हाइट क्यों देखते हैं, क्योंकि उससे जो भी प्रकाश की किरणें टकराएंगी वो सारी की सारी वापस आ जाएंगी। अभी हमने देखा था, देखो हमने क्या देखा था कि जब वो प्रकाश आया था तो वो 7 कलर में इस तरह से डिवाइड हो गया था, जिसे हम बोलते हैं VIBO R। तो कोई चीज हमें व्हाइट कलर की क्यों दिखेगी, क्योंकि व्हाइट कलर में ये सातों रंग होते हैं। तो अगर कोई वस्तु है और उससे सभी किरणें टकरा कर वापस आ जा रही हैं तो वो हमें लाइट कलर की दिखाएगी, व्हाइट कलर की वो हमें दिखाई दे रही है। ब्लैक कलर की क्यों दिखाती है, क्योंकि सभी किरणों को अगर वो अवशोषित कर लेगी तो वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई। तो इट मींस कि जो व्हाइट कलर की या लाइट कलर की वस्तुएं होती हैं उनसे किरणें टकराती हैं और वापस लौट के आ जाती हैं, वो उसको गर्म नहीं करती। यही कंसेप्ट है एल्बिडो का। तो यहां पर देखो, अगर कोई व्हाइट वस्तु है, कोई व्हाइट कपड़े हैं, तो उन पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वो परावर्तित होकर वापस हो जाएंगी, गर्मी बढ़ाएंगी नहीं। लेकिन ये बात की इसकी कर रहा है, इट मींस ठंडा रखेंगी तो, लेकिन बात कब हो रही है, जाड़ों की, सर्दियों की, विंटर्स की। तो विंटर्स में क्या होना चाहिए, विंटर्स में तो हमें गर्मी चाहिए, तो गर्मी चाहिए तो हमें चाहिए कि हमारे कपड़े उस जो सूर्य विकिरण आ रही है उसको अवशोषित कर लें। तो हमें कैसे कपड़े पहनने होंगे, डार्क कलर के कपड़े पहनने होंगे। तो अगर जाड़ों में हम सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो किरणें हमसे टकरा के वापस जाती रहेंगी, हमारे कपड़े गर्म ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम डार्क कलर के पहन लेंगे, तो ब्लैक कलर का अगर पहना तो सूर्य की किरणें आएंगी, वो अवशोषित करेंगी और वो कपड़े गर्म रहेंगे और हमें गर्मी मिलती रहेगी। तो पहला कथन तो उसने क्या किया है, पहला कथन गलत हो गया। हाँ, अगर ये कैसा होता, गर्मियों में होता तो ये सही रहता। दूसरा देखो, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यही बात हमने अभी की कि अगर व्हाइट कलर है तो वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो दूसरा कथन हमारा, तो अब वो कह रहा है कौन सा कथन, अब इनमें क्या है, कह रहा है कि देखो पहला ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यहीं पे खत्म हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सत्य नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु दोनों सत्य है, यहां भी खत्म हो गई बात। तीसरे में देखो, ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है, तो ए तो सत्य नहीं है। और दूसरे चौथे में देखो, क्या ए भ्रामक है किंतु आर, ए तो सही है, सॉरी ए तो गलत है, लेकिन दूसरा बी क्या है, वो सही है कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक हो रहे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन ये बात गलत है कि हमें कब पहनने चाहिए, समर्स में पहनने चाहिए। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था। देखो ये देखो, ज्योग्राफी भी से भी यूज कर सकते थे और साइंस से भी, आपने एक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, वो उसको भी यूज कर सकते थे यहां। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करती हैं, मतलब ग्रेविटेशनल लॉज का कौन सा फॉलो करता है, इनमें से उदाहरण। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, आपने केपलर का नियम पढ़ा होगा। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो सूर्य का क्या है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सभी ग्रहों को अपने साथ बांधे हुए है, क्योंकि सूर्य का मास बहुत ज्यादा है, तो उसका जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा है उसका, तो वो क्या करता है, सभी ग्रह उसके चारों तरफ उसकी ग्रेविटी के प्रभाव में घूमते। तो ये बात सही है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति हो गया। दूसरा, पृथ्वी पर पेड़ों का उगना,
अच्छा, अभी अगले और देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का आना। देखो ज्वार भाटा में क्या होता है कि ये अगर अर्थ है और अगर मैं इसको पूरा का पूरा पानी का ग्लोब मान लिया जाए, यूं इसके ऊपर जा रहा पानी, तो यहां पर अगर सन है और इधर मून है, तो ये यहां पर अर्थ की तरफ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल लगाएंगे, इनका गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा, और जिसकी वजह से यहां जो पानी है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। और जब ये पानी ऊपर की ओर उठेगा तो ये पानी इधर से भी खींचेगा यहां से, तो यहां से पानी ऊपर उठेगा और इस साइड में ये ऊपर, ये ज्वार हो गया। लेकिन जब यहां पर पानी उठेगा तो ये पानी खींचेगा कहां से, इन जगहों से पानी इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा, तो यहां पर भाटा आएगा और यहां पर ज्वार आएगा और यहां पर फिर से भाटा आएगा। लेकिन अर्थ के इस साइड में जो जो इसका दूरस्थ भाग है, ये तो देखो चंद्रमा और ये मून है और ये सन है, इनके पास का भाग है। लेकिन जो दूरस्थ भाग है यहां पर अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो वो जो बाहर की ओर धक्का मारता है वो बल, वो धक्का मारेगा तो यहां वाला पार्ट भी पानी ऊपर की ओर ऐसे उठ, और ये पानी इधर से खिंच के आएगा और यहां इन दो जगहों पर भाटा आया और यहां पर ज्वार आ गया। तो मून और सन का यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया और यहां पर अपकेंद्रीय बल काम किया, इस वजह से यहां पर भी ज्वार है, यहां पर भी ज्वार है, इनके बीच वाली जगहों पर भाटा। तो जो ज्वार भाटा आता है वो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी आता है और दूसरी साइड लगने वाले अपकेंद्रीय बल की वजह से भी आता है। इन्हें बोला जाता है डायरेक्ट ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार, और ये होता है अप्रत्यक्ष ज्वार। और बीच वाली जगहों पर आया भाटा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें रोल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का रोल है, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो अगर मैं यहां बात करूं तो पहला एग्जाम्पल तो हमें पता है, ये वाला सही है, हाँ है एग्जाम्पल, ये भी है। और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो हम अगर पृथ्वी पर टिके हैं तो किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो वो हमें बांधे हुए है, तो ये तो हो गया। लेकिन पृथ्वी पर पेड़ों का उगना, तो पेड़ तो क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, तो ये एग्जाम्पल इसका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होगा, देखो इसमें पूछा है कौन सा सही पुष्टि करता है, सही पुष्टि करता है तो 1, 3 एंड 4, तो ये रहा 1, 3 एंड ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो देखो कितना सिंपल है, लेकिन वहां जाकर हम कई बार घबरा जाते हैं, वो घबराने की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, एक सेकेंड, हाँ ठीक, अब देखो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वो कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जड़ता के नियम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में अगर देखें इसमें, तो इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहूं कि ये किसका है, जड़त्व के नियम का, जड़त्व के नियम में पहला क्या होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो अपनी अवस्था में स्थिर रहने की कोशिश करती है, और गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया। तो ये पहला बात सही कह रहा है, न्यूटन की गति के जड़ता के नियम से जाना जाता है, बात सही है। दूसरा देखो, अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, दूसरी बात कर लेते हैं पहले। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाती है। मतलब आप कहीं पर वेट कर रहे हो अपना मशीन पर, और आप गहरी सांस अगर खींच लोगे, और वो जो तराजू है, जो वेट करने वाली मशीन है, बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब छोटे से छोटा वेट को भी वो माप लेती है, तो क्या उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, तो हाँ बात सही है कि रीडिंग बढ़ जाएगी। में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने अपने फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को या एयर को खींचा है, की वजह से हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये बात सही है। अगला देखो, वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सब अपकेंद्रण सिद्धांत, जैसे आप घी निकालते हो, मक्खन वगैरह जो निकाला जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, तो ये वही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई साधारण यंत्र है तो व्यक्ति की सहायता करता है और कम बल लगाकर भी वो उतना काम कर सकता है। तो मशीन का काम ही क्या होता है, मशीन की परिभाषा ये होती है कि वो आपकी मदद करती है, और जो काम आपको क्या करना होता है, जिसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना है, वो कम में भी हो जाता है, आपकी सहायता करती है। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो चारों सही है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, देखो कौन सा कथन असत्य है। तो अगर मैं असत्य की बात करूंगा तो बताओ कौन सा होगा, इनमें से कोई भी कथन असत्य
नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिक्कत ही नहीं है इसमें। कंसेप्ट अगर आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड देख लें कौन सा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा आगे हम, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के मेल्टिंग पॉइंट के क्रम में सजाएं, किसका ज्यादा है किसका कम है। देखो तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, एक थोड़ा टफर साइड में पड़ता है कि ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है। इसमें डायरेक्ट बहुत क्या होगा, जिसको रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होगी वो कर पाएगा। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, अगर इनका आपको सीधा आंसर नहीं पता तो ये सॉल्व होने वाला कंसेप्चुअल कुछ नहीं है। या तो इनका सीक्वेंस आपको याद हो, अदरवाइज आप इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। तो आपको छोड़ना भी आना चाहिए। तो देखो फिर भी इसमें अगर सीक्वेंस देखेंगे तो इसमें ऑप्शन होता है आपका डी वाला, एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और मीथेन जो होता है CH4, इसमें सभी के सभी आपके सहसंयोजी बंध होते हैं। तो जो कि बाइपोलर नहीं होता, प्लस माइनस वाला नहीं होता। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इस पर प्लस होगा और इस पर माइनस होगा, तो ये नहीं होता। तो ये सबसे लास्ट में लगने वाला है मीथेन, ये रहा। और ये इसमें भी मीथेन है और इसमें भी मीथेन है, लेकिन शुरुआत में कौन सा लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसिटिक एसिड। तो ये एक एसिटिक अम्ल लग गया और ये मीथेन लग गया, तो ये वाला ऑप्शन हो। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, कि जो इसको आता होगा, जिसने पढ़ा होगा उसे ही आ रहा होगा, अदरवाइज ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसमें आते हैं, देखो ये फुलेरीन पे क्वेश्चन है। देखो आपके एग्जाम में ऐसा होगा, सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि जिन्हें आप कर पाओ। तो कहीं कहीं पर अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो उनको छोड़ देना बेहतर रहता है, नेगेटिव देने से अच्छा। आगे देखो, फुलेरीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो ये आपने नैनो टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, नॉर्मली भी आप पढ़ते हो कि कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप है। तो कार्बन का ये एक अपर रूप है, और ये कार्बन यौगिकों का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। देखो फुलेरीन को सीधा सीधा याद भी रखा जाता है, इसे C16 बोला जाता है। इसमें 60 कार्बन के परमाणु जुड़े हैं, इसको बोला ही ये C60 जाता है, नाम ही है इसका। सीधा सीधा देखो उसने इसी से पूछ लिया कि ये क्या है, 60 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं और पंचभुज या षटभुज से बने हुए। देखो इसको मैं दिखाऊं अगर आपको, ये इस तरह का होता है। अगर मैं बात करूं, इस पेन मिरर हो गया, ये रहा, इस तरह का होता है। यहां पर जो कार्बन है वो या तो षटकोण के रूप में होंगे या पंचभुज के रूप में होंगे। देखो यहां अगर मैं बात करूं तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। यहां पर 6 कार्बन है देखो, तो ये हेक्सागोन हो गया। और देखो यहां पर ये दिख रहा है बीच में भी एक, 1 2 3 4 और 5, पेंटागन हो गया। और यहां पर देखो ये भी क्या है, तो यहां पर क्या है, पंचभुज है और चतुर्भुज है, और ये सब कार्बन के हैं। ये जहां पर भी ये कॉर्नर है सब कार्बन है। तो कार्बन के जो परमाणु इस तरह से जुड़कर पंचभुज और षटभुज में एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है फुलेरीन। और ये कार्बन का एक अपर रूप है, उसका एक एलोट्रॉप है, उसका एक रूप है। जैसे आपने ग्रेफाइट सुना होगा, वो भी कार्बन का एक अपर रूप है। डायमंड वो भी कार्बन का एक अपर रूप है। उसी तरह फ्लोरीन भी क्या है, एक कार्बन का अपर रूप है, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़े। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला सही हो गया। ये पूछ भी रहा कि कौन सा कथन सही है। बाकी पर आपको बात करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, कि जब पहला सही हो गया तो इसमें मल्टीपल चॉइस तो है नहीं है, तो आपको सीधा इसी पे कर देना। लेकिन अगले पे भी डिस्कशन कर लेते हैं हम सभी लोग। कि देखो दूसरा वो क्या बोल रहा है, दूसरे में वो कह रहा है कि फ्लोरीन का एक बहुलक होता है। तो फ्लोरीन तो है ही नहीं, तो किसका है, कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का एक समस्थानिक है, समस्थानिक नहीं है ये एक अपर रूप है, उसका एलोट्रॉप है। और कार्बन का एक समभारिक होता है, तो आइसोबार भी नहीं है। तो हमें पहले से ही मिल गया था इंडिकेशन, तो हमें आगे जाने की ज्यादा जरूरत। तो ये हमारा इसका ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा करेक्ट है। देखो पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। देखो ये अप्लाइड पार्ट है,
कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, तो ये सीधा आपको याद है या नहीं है उसी पे डिपेंड करता है। देखो, पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसको नष्ट करने के लिए जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है। तो ये सभी क्या है, इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा होगा आप बताइए? इसमें सीधा सीधा क्या, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। कुछ को मारने के लिए जिंक सल्फेट का भी यूज होता है, लेकिन कवक के लिए किसका यूज करते हैं? कॉपर। तो ये भी एप्लीकेशन पार्ट है, यहां पर भी इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर देखो कौन सा हो गया, कॉपर सल्फेट इसका ऑप्शन हो गया। ये थोड़ा याद करने वाला। फिर आते हैं, देखो ये फिर एक समझने वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहां पर देखो दो कथन दिए हैं, दोनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है। कथन 1, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के गलनांक उच्च होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है। दूसरा, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड विद्युत संयोजी होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड होता है इनमें, मतलब प्लस माइनस होते हैं। तो जो इस तरह की विद्युत संयोजी बंध होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसका रीजन क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए उनका गलनांक कुछ होगा। तो इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे होगा ये। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आओ यहां देखते हैं कि देखो ये दो तरह के जो विद्युत संयोजी बॉन्ड है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और दूसरे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तो अगर हम यहां बात करें तो देखो यहां पर दिया है Na और इधर दिया है Cl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो एक देखो प्लस होता है और एक नेगेटिव होता है। देखो होता क्या है, देखो इनमें ये कक्षाएं दी हुई हैं। देखो ये सोडियम है, तो इसके चारों तरफ ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये बॉल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो ये अगर सोडियम है तो इसके चारों तरफ देखो ये जो है 1 2 और 3, ये 3 सर्किल बने, ये इसकी कक्षाएं ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो देखो ये जो पहली ऑर्बिट है इसमें दो हैं, एक और दो, और देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 1, यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके बाहर वाले में देखो एक है। ठीक है। और कोई भी जो इस तरह का परमाणु होता है वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है कि वो स्टेबल कंडीशन में, 8 है तो वो स्थिर अवस्था में है, तो वो अपने 8 है पूरे करना चाहता है। तो देखो इसके पास तो 8 है निचली कक्षा में और बाहर वाले में एक एक्स्ट्रा है, तो अगर ये इसको दे देगा तो ये 8 स्टेबल अवस्था में आ जाएगा। लेकिन उधर देखो क्लोरीन, यहां पर इसकी बाहरी कक्षा में देखो कितने हैं, यहां से अगर शुरू करें, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है इसके पास एक कम है। ये भी 8 प्राप्त करेगा और स्थिर होने की कोशिश करेगा कि मेरे पास 8 हो जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अब ये क्या करता है कि ये जो सोडियम है इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कमी है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो अब क्या होगा, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। देखो इस वाले में यहां पर ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो ये यहां पहुंच गया क्लोरीन के पास। तो अब अगर ये यहां शिफ्ट हो गया तो इसके पास इसने दे दिया तो ये प्लस में है, इसने ग्रहण किया तो ये एक नेगेटिव में, तो ये प्लस और ये। तो आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे की ओर। तो प्लस माइनस बनते हैं, तो इनमें जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन दूसरे बॉन्ड होते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, इनमें शेयरिंग होती है, इसमें शेयर करते हैं दोनों आपस में। मतलब दोनों इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसको देके कंप्लीट करवा दे या वो उसको देके स्टेबल करा दे। देखो ऑक्सीजन का देखो इसमें एग्जांपल, देखो ऑक्सीजन में देखो यहां पर बाहरी कक्षा में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए और 8। लेकिन इधर भी देखो ऑक्सीजन है, इसके भी बाहर 1 2 3 4 5 और 6, के पास भी 6 है, तो दोनों को 2 2 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये वाले को इन दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो अगर शेयर कर लेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और इसके पास भी 6 अपने और 2 ये 8। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, तो ऐसे को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी। तो ये इनके मुकाबले में वीक होते हैं, इसीलिए इनका गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इनका ज्यादा होता है। तो हम यहां पर देखो 2 हुए तो यहां पर O डबल बॉन्ड O बनेगा, एक होगा तो सिंगल बनेगा।
तो ये होते हैं सहसंयोजी और आयनिक बंध। तो थोड़ा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये रहा इसके बारे में पूरा का पूरा फैक्ट। देखो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, देखो ये कौन बनाते हैं? नॉन मेटल, अधातुएं और धातु। एक धातु देखो सोडियम धातु था और दूसरा क्लोरीन क्या था? धातु था, नॉन मेटल था। लेकिन ये किसमें बनते हैं? नॉन मेटल और नॉन मेटल में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जैसे हमने बनाया था, तो दोनों क्या है? नॉन मेटल है। तो ये तो क्या बनते हैं? नॉन मेटल और मेटल के बीच बनते हैं, ये नॉन मेटल्स के बीच में ही बनते हैं। दूसरा देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यहां पर शेयरिंग होती है, अभी हमने देखा। तो ये ट्रांसफर करते हैं, ये शेयर करते हैं। फिर देखो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, यहां पर कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर क्या? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कमरे के ताप पर सॉलिड होते हैं, जबकि ये क्या रहते हैं? लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। थोड़े से फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, अगर इस पे आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना सकें। देखो यहां पर लिखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है। फिर देखो हाई अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पाया जाता है। यहां पर लिखा है वीक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कमजोर अट्रैक्शन हो, तभी तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये लो मेल्टिंग। तो ये आपको पूरा इस थ्योरी को भी ध्यान में रखना है। तो इससे देखो आराम से उस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर मैं यहां बात करूं, सॉरी यहां पर आओ, अब देखो पहली बात, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के गलनांक उच्च होते हैं। हाँ उच्च होते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद देखो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड विद्युत संयोजी यौगिक है। तो कथन भी सही है और कारण दूसरा वो भी सही है। तो दोनों क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी आ रही है तो ऑप्शन में लगाने में कितना टाइम लगना है? इसीलिए क्या, कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए। अगर आपको आ रहा है कंसेप्ट, आपने समझा हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ऑप्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी तरह का ऑप्शन दे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो अब देखो अल्फा कण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा के बारे में। तो देखो लिखा है कि इसका द्रव्यमान लगभग 2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है। फिर लिखा है इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। फिर इसका द्रव्यमान लगभग 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तीसरा, इसका द्रव्यमान 2 पॉजिट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। ये मैंने जल्दी में पढ़ा है। पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं, फिर वापस से इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा गामा कणों की, यहां देखो देखो मान लो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो जब आपने सुना होगा उसका क्षय होता है, डिके होता है, उसमें से कई तरह के कण निकलते हैं। देखो एक तो होता है अल्फा, फिर बीटा और एक होता है गामा रेडिएशन। तो 3 तरह के कण या रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। और देखो अल्फा जो होते हैं, देखो यहां पर लिखा है, देखो ये अल्फा रेडिएशन है, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है और गामा बिल्कुल ही क्या होता है? एक रेडिएशन की तरह होता है। देखो इसको यहां से देखते हैं, देखो अल्फा बीटा और गामा। अल्फा जो कण होते हैं वो हीलियम के परमाणु के बराबर होते हैं, इसके न्यूक्लियस के जैसे होते हैं। देखो 2He4 क्या होता है? कैसा? 2He4 इस तरह से लिखा रहता है, हीलियम के न्यूक्लियस के समान होते हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, देखो कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। क्योंकि देखो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये हीलियम में देखो ऊपर की तरफ कितना लिखा है? 4। ये इसका मास है, और जो एटॉमिक मास होता है वो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास कितना बन गया? 4। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो इसके न्यूक्लियस में क्या मिलेंगे? प्रोटॉन मिलेंगे और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और वो कितने? 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। यही है इसकी खासियत कि ये कैसा होता है? हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा है, नाभिक के जैसा है। उसमें अंदर 2 प्रोटॉन है और 2, तो कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2।
और जो बीटा रेज होती हैं ये इलेक्ट्रॉन के समान होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जैसे ये होते हैं उसकी तरह के ये पार्टिकल्स। और गामा रेज होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आपने सन का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा सबसे पहले गामा रेज आती है, उसके अंदर एक्स रेज होती हैं, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट होती हैं, फिर दृश्य विजिबल होता है, फिर आपका इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। इस तरह पूरा का पूरा वो सन का स्पेक्ट्रम होता है, उनमें गामा रेज भी होती है। तो ये एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटॉन्स हैं। तो दूसरी बात देखो ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है तो उन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और कैसा चार्ज होगा, 2+2 होता है उनके ऊपर। और इलेक्ट्रॉन पर -1। और ये क्या होती है, ये तो आपकी कैसी रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये डिफ्लेक्ट कैसे होती है, देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये रहा, इस डायग्राम को अगर देखें तो अगर हम किसी रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन को ऐसे प्रवाहित करें और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो अभी हमने देखा जो आपके बीटा है वो तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, और वो जो गामा रेज है उन पर कोई आवेश नहीं है। तो अगर देखो यहां से रेडिएशन निकल रहा है तो बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है तो वो प्लस की ओर मुड़ जाएगा। देखो यहां से यूं रेडिएशन जा रही थी तो बीटा पार्टिकल जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने देखा वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। और जो आपके अल्फा पार्टिकल अभी बताया प्रोटॉन के समान है तो उस पर +2 आवेश है तो वो किधर मुड़ जाएंगे, ये नेगेटिव की ओर। और देखो गामा रेज बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी क्योंकि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटॉन्स के रूप में सीधा निकल जाती हैं। तो ये इसकी विशेषता है। यहां पर देखो इनकी पारगम्यता की क्षमता बताइए कि कितना उनका पेनिट्रेशन कितना है, कि किसी दीवार को पार कर निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो देखो अल्फा है, बहुत ही इनकी क्या होती है, पारगम्य क्षमता बहुत ही कम होती है। लेकिन बीटा की क्या होती है, उससे थोड़ी ज्यादा, और गामा की सबसे ज्यादा होती है। जैसे एक्सरेज होती हैं, हम एक्सरे में किसका यूज करते हैं, एक्सरेज का, इससे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज में। तो इनकी जो भेदन की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है गामा रेज की। तो ये भी हमें ध्यान रखना। देखो जो क्वेश्चन है उसके साथ बहुत सारी चीजें और पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी, इससे संबंधित अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आपको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है। तो अब अगर हम क्वेश्चन पे आए, ये भी है, अगर आप देखना हो तो इसको भी देख सकते हैं। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे हम वापस से। देखो यहां पर अल्फा कण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देखो सही है तो देखो इसका द्रव्यमान लगभग 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो मास तो इसका किसके बराबर होगा, हीलियम के 1 नाभिक के बराबर होगा। तो इसके बाद कौन सा था क्वेश्चन, हाँ इस पे आते हैं। मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो मानव रुधिर परिसंचरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब ब्लड सिस्टम पे आ गए, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा निकल के अब बायो के सेक्शन में आ जा रहे हैं। तो देखो बायो के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अब इसने सबसे पहले क्या लिया, हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र से, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, हृदय में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से आता है और वहां से दाएं निल्ले में जाता है। ठीक है, उसके बाद हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों के बाएं आलिंद एवं बाएं निल्ले से होता हुआ महाधमनी तक प्रवाहित होता है। और मानव में द्विपरिसंचरणीय तंत्र की खोज कॉर्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने। तो ये वो बात आपको ध्यान में। तो अब देखते हैं इसको कैसे होता है, क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, हमारा हार्ट है, और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड, हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन का यूज होता है, और वहां पर ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन ब्लड को ऑक्सीजन मिलती कहां से है, वो मिलती है हमारे फेफड़ों से। तो ब्लड क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, फिर उसको हार्ट में लेके जाता है, और फिर हार्ट उसको पंप करता है, फिर वो हमारे शरीर में जाता है हर सेल तक, और वहां जाकर हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और वहां से CO2 को लेता है और वापस हार्ट में आता है। हार्ट उसको फिर से पंप करता है, फिर वो फुफ्फुस में जाता है या लंग्स में जाता है। इस तरह का प्रोसीजर है, उसको देखते हैं। तो देखो मैंने अभी क्या बताया
कि देखो इसमें देखो ये आपका हार्ट की स्ट्रक्चर में देखो जो दायां और बायां में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखो यहां पर इस तरह से खड़ा, जिस तरह से डायग्राम है उसी तरह से इसे देखना, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। आप अपना ये वाला राइट एंड लेफ्ट ना करें, जो इसका हार्ट है उसका राइट एंड लेफ्ट है, तो ये राइट है और ये उसका लेफ्ट है। तो देखो ये ऊपर वालों को हम आलिंद बोलते हैं, नीचे वालों को हम निल्य बोलते हैं, और ये आलिंद है ऊपर वाले और नीचे वाले जो निल्य हैं। तो इनमें देखो ये जो आपको दिख रहा है सुपीरियर वीना कावा, यहां से क्या करता है, और यहां पर देखो इसे ऊपरी महाशिरा बोलते हैं। तो ये हमारे क्या करता है, पूरे शरीर से ब्लड जो इकट्ठा होता है वो यहां आता है, अनऑक्सीकृत ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 होती है। तो ये हमारे पूरे शरीर से इकट्ठा होकर यहां पर आता है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ये कहां पर जाएगा, यहां पर देखो ट्राइकस्पिड बोला, त्रिवलनीय कपाट होते हैं, इनके माध्यम से ये निल्यों में पहुंच जाता है, वेंट्रिकल्स में पहुंच। तो यहां पर देखो यहां से अशुद्ध रक्त आया, फिर ये इस त्रिकपटीय द्वार से कहां पहुंच गया, या वॉल्व से पहुंच गया आलिंदों से निल्य में। अब फिर यहां से क्या करता है, हार्ट इसको पंप करता है। अब ये पंप करेगा तो ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, और इसके थ्रू इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। तो ये इसके थ्रू यहां से ये जाएगा यूं, और ये यहां से जाने के बाद कहां जाएगा, ये जाएगा आपके लंग्स के पास, और लंग्स में जाएगा तो वहां पर CO2 को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, और फिर उस ऑक्सीजन को लेकर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से इधर बाएं आलिंद में आ गया। और जब ये यहां से देखो ये यहां से यहां आएगा, और फिर ये क्या करेगा, यहां से जो वॉल्व है इनके थ्रू वापस से निल्य में आ जाएगा, तो बाएं आलिंद में और फिर बाएं निल्य में। तो इट मींस यहां पर शुद्ध रक्त बह रहा है, और फिर क्या करेगा, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ऑर्टा, इसे बोलते हैं हिंदी में देखो ये क्या लिखा है, फुफ्फुसीय चाप कह देते हैं, महाधमनी चाप। तो इसके माध्यम से ये क्या करता है, इसको जब पंप करता है तो ये पूरे शरीर में वापस से चला जाता है ऑक्सीजन युक्त। तो ध्यान में रखना है कि ये यहां से देखो यहां से आया अशुद्ध रक्त यहां से, और फिर वापस से कहां गया, लंग्स में गया, वहां से वापस क्या हुआ, इस पल्मोनरी वेयर के द्वारा यहां पर आ गया, इस वाले में लेफ्ट वाली साइड में, और फिर यहां से वापस से क्या करेगा, पूरे शरीर में चला जाएगा, हमारी सेल्स तक पहुंचा। तो ये आपका पूरा क्या हार्ट का एक तरह से सिस्टम है, कैसे काम। तो अगर हम अब उस क्वेश्चन पे देखें, और दूसरी बात देखो यहां पर देखो ये रहा, ये पूरा डायग्राम है, इसको आप देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये फेफड़े हैं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आएगा, उसमें से ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। तो देखो यहां लंग से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया पल्मोनरी वेन के द्वारा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर बाइकस्पिड वॉल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और यहां से ऑर्टा में गया, और यहां से बॉडी टिश्यू में आया। ये बताया था हमने कि ये देखो यहां से आएगा वेन के थ्रू, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, और इसके थ्रू ऑर्टा के थ्रू कहां पहुंच गया, पूरे के पूरे शरीर में हर टिश्यू तक। और वहां से फिर क्या होगा, CO2 युक्त ब्लड को लेके आएगा वीना कावा के द्वारा, फिर ये पहुंचागा दाएं में, फिर दाएं निल्य में, आलिंद के बाद निल्य, और फिर ये वापस से क्या हो गया, आर्टरी में पहुंचा, और फिर से लंग में पहुंचा। वही सर्कुलेशन जो हमने पहले वहां पढ़ा था, उसका ये डायग्राम। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये वाला डायग्राम वो बना सकता है, ठीक है। तो ये था, और जो परिसंचरण तंत्र उसमें तीसरे वाला था, वो किसने खोज की थी, वो विलियम हॉर्वे ने खोज की थी। अब आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे बात करने। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, हार्ट में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है, जहां से ये दाएं निल्ले में जाता है, तो बाद से ये दाएं में आया था, फिर दाएं निल्ले में गया, फिर शुद्ध रुधिर फेफड़ों के बाएं आलिंद में बाएं निल्ले से होता हुआ महाधमनी तक प्रवाहित होता है, वही हमने पढ़ा था कि बाएं में आया, फिर बाएं में नीचे पहुंचा, और फिर ऊपर की तरफ ऑर्टा जो पढ़ा था वो सही कह रहा है। तीसरा, मानव में द्विपरिसंचरण की खोज करता कॉल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी, इन्होंने नहीं की, विलियम हार्वे ने की थी। इन्होंने तो RH फैक्टर की खोज की थी, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। तो ठीक है, और इसमें से कौन सा कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, देखो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा बताओ। अब तो समझ में आ गया कौन सा 3 नंबर सही नहीं है, तो ये रहा D। कितना आसान है, देखो अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह का ऑप्शन हो, बस पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से है कि सही नहीं लिखा है या सही लिखा है,
केवल 3 हो जाएगा इस। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है देखो। किसी सामान्य व्यक्ति के रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रुधिर की कम मात्रा रहती है। क्या कह रहा है कि धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है, मतलब धमनियां ज्यादा होती हैं। धमनियां मतलब जो शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, शिराओं में अनॉक्सीकृत ब्लड होता है, उनमें हर समय शरीर के रुधिर की कम मात्रा रहती है और उनमें जो ब्लड है उसकी मात्रा कम रहती है। दूसरा, रुधिर की कुल मात्रा का लगभग 70% रुधिर कोशिकाओं के रूप में होता है, ब्लड सेल्स के रूप में होता है। जैसे हमने पढ़ा होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब इस रूप में कह रहा है 70% होता है। फिर श्वेत रुधिर कोशिकाएं केवल लसीका परत पर बनती हैं, लिम्फ नोड्स पर बनती हैं। फिर रुधिर में डब्ल्यूसी की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होती हैं, डब्ल्यूसी की तुलना में कौन, प्लेटलेट्स ज्यादा हो रही है, ये कह रहा है। तो देखो अब इसमें कैसे करें, या तो इतना फैक्ट याद हो, लेकिन फैक्ट याद ना हो तो क्या और कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा हो, तो ये तो सबने पढ़ा होता है कि ब्लड में 70% रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये तो सबको पता है कि लगभग 55% तो प्लाज्मा होता है उसके अंदर, बाकी बचा कुचा पार्ट आपकी ब्लड सेल्स हो सकती है। तो ये तो सीधा सीधा आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या कह रहा है देखो, और क्वेश्चन क्या पूछा है, सामान्य व्यक्तियों के रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये दो तो सही नहीं हो सकता, अगर दो सही नहीं है तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, कौन सा बचा, 4 नंबर, केवल 4। कई बार आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन गया, आपको फैक्ट ज्यादा नहीं पता, जो पता है उससे कैसे निकाला जाए। आपको इन सबके बारे में जरूरी नहीं है कि सभी फैक्ट्स आते हो, तो आपको जो आ रहा है आप क्या करो, उसी से क्या करो, क्वेश्चंस को निकालो। तो और देखो इससे अगले वाले में देखो क्या लिखा है कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं केवल लसीका पर, केवल वाले में वैसे ही डाउट हो जाता है। तो अगर केवल वाला है मसला तो ये भी गया, तो ये भी गया, 2 और 3 तो गए। अब जो 2 और 3 गए तो बचा क्या, या तो 1 और 4, ऑप्शन में 1 और 4 है ही नहीं, एक भी क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक भी गलत, तो बच्चा क्या, 4, तो ये वाला आपका 4 वाला ऑप्शन होता है। तो रुधिर में डब्ल्यूबीसी की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। अब इसको देखें जरा इधर से, देखो यहां की बात अगर हम करें, देखो तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें लगभग 52 से लेकर 62% के बीच में प्लाज्मा होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है रेस्ट, वो रेड ब्लड सेल होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो अगर हमारा ब्लड हम लें और उसमें से क्या करें, ये लिक्विड लिक्विड ऊपर की तरफ अलग हो जाए, तो ब्लड सेल्स जो बचेंगी वो इतना ही होती हैं, 45% के आसपास, और लगभग एवरेज निकालें तो 55% के आसपास प्लाज्मा होता है। तो ये यहीं से, ये तो ब्लड का नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको आता है, तो यहीं से उस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। अब फिर एक जो क्वेश्चन जो हम सही कह रहे हैं चौथे वाला, तो उसमें देखो क्या होता है, हमारी जो आरबीसी का काउंट कितना होता है, लगभग 5 मिलियन के आसपास होता है पर क्यूबिक मीटर में, मिलीमीटर में, तो 5 मिलियन के आसपास ही होती हैं। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 3000 से लेकर 9000 के बीच बीच में रहती हैं, और जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच होती हैं। तो इट मीन्स क्या, सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। तो उसने क्या किया, चौथे फैक्ट में यही दे रखा था, तो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन कि रुधिर में डब्ल्यूबीसी की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक। तो ये दो एक की था जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले पढ़ लेते हैं। हमारे कथन ए में कह रहा है हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ऐसा हो सकता है? पहली बात तो केवल आते ही शक होने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें, लेकिन फिर भी हम लॉजिक तो लगाएं, बिना लॉजिक के कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर देखें, ये रहा, ऑल प्रोटीन्स इन अवर डाइट आर डाइजेस्टेड ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। आपने अमाशय पढ़ा होगा, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, हो ही नहीं सकता ये। तो
पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द पेंक्रियाज आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि जो प्रोटीन का पाचन करते हैं आंत में, वो सारे जो प्रोटीन सॉरी एंजाइम है वो कहां से निकलते हैं? पेंक्रियास से, अग्नाशय से प्राप्त होते हैं। तो ये बात वो सही कह रहा है। तो देखो इधर आओ, इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल को, आगे निकल के हिंदी देख लें कि अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइमों को क्षुद्रांत में छोड़ा। तो अग्नाशय में जो होते हैं प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम बनते हैं और उनको छोड़ा जाता है छोटी आंत में, कहने का अर्थ ये। अब इसका जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में। देखिए इस तरह का, देखो इसमें क्या दिख रहा है? देखो ये पेंक्रियास है, ये पूरा का पूरा अग्नाशय है, और ये देखो ये आपका ड्यूडेनम है, आंत का पार्ट, ग्रहणी जिसे आप बोलते हो, ये वही है। और इसमें ये देखो यहां से ये पूरा का पूरा पेंक्रियाज है, ये एक डक्ट के द्वारा खुलता है इसके अंदर। देखो ये ड्यूडेनम में या आंत के अंदर खुलता है। और देखो ऊपर से ये जो गॉल ब्लैडर है, यहां से देखो ये एक पाइप आ रही है, ये भी क्या करता है, ये दोनों मिलके यहां पर खुलते हैं। तो यहां से जो अग्नाशय है उसमें से आने वाले जितने भी होंगे पदार्थ, और इधर से ये आपको गॉल ब्लैडर से आने वाले जो है वो दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू यहां पर खुलते हैं। और जब ये इसके अंदर जो अग्नाशय में जितने भी प्रोटीन है वो कहां, जितने भी सॉरी एंजाइम है वो कहां आएंगे? यहां आएंगे, और यहां पर आके वो पाचन का काम करेंगे। तो वो यही कह रहा है कि जो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है वो अग्नाशय में बनते हैं और फिर वो छोटी आंत में आकर या आंत में आकर काम करते हैं। और वो एंजाइम कौन से होंगे? तो आपने सुना होगा ट्रिप्सिन। ये रे देखो, ये कौन कौन से एंजाइम है जो अग्नाशय स्रावित करता है? तो देखो पहला कौन सा? ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। तो ये क्या है? ये प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था अमाशय में पेप्सिन। तो ये सिन वाले जो एंजाइम है लगभग ये प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं। देखो ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। तो ये प्रोटीन का पाचन करते हैं लेकिन आंत में जाके करते हैं, लेकिन इनको जो स्रावित करता है वो अग्नाशय करता है। इसके अलावा भी ध्यान रखना, यहां पर कार्बोपेप्टाइड हैं, लाइपेज है, अमाइलेज है, न्यूक्लियेज है, ये एंजाइम भी ये स्रावित करता है। लाइपेज क्या करेगा? फैट का पाचन करेगा। अमाइलेज किसका करेगा? स्टार्च का करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। न्यूक्लियस किसका करेगा? न्यूक्लिक एसिड का करेगा। तो ये इतने तरह के एंजाइम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि अग्नाशय से रिलीज होते हैं। और इसमें देखो सभी तरह के पाचन, सभी चीजों का पाचन हो रहा है। देखो प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, फैट का भी पाचन हो रहा है, वसा का भी, और किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, अमीनो अम्लों का भी हो रहा है, डीएनए आरएनए को भी तोड़ रहा है। तो एक तरह से संपूर्ण एंजाइम है, संपूर्ण इसको जूस बोलते हैं, कंप्लीट जूस है। इसमें सभी तरह के एंजाइम है जो सबको तोड़ने का काम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पेंक्रियास के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। अब आते हैं देखो यहां पर इस क्वेश्चन पे। देखो यहां ये रहा। देखो कह रहा है सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में। तो कथन ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। दूसरा क्या? अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो दूसरा सी है, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा आपका। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। देखो अब अगला है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक एंजाइम नहीं है? एंजाइम लगातार क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो अभी हम देख के आए हैं, देखो ट्रिप्सिन, फिर देखो ये पेप्सिन, और ये कौन सा है? टायरिन। ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम है। ये गैस्ट्रिन जो है ये एंजाइम। टाइलिन कहां पर होता है? अमाइलेज हमारे लार में होता है, सॉरी लार में, लाइवा में। ठीक है, और ये पेप्सिन भी यही होता है। पेप्सिन कहां मिलता है? पेप्सिन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और ट्रिप्सिन अभी हम देख के ही आए हैं। तो ये सारे एंजाइम क्या मिलते हैं यार? गैस्ट्रिन को छोड़कर। तो क्या होगा? बी। इसको भी देख लेते हैं एक सेकेंड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रहा, ये हम देख चुके हैं। ठीक है,
तो ये पेप्सिन कहां पर था? आमाशय में था। तो ये ट्रिप्सिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। गैस्ट्रिक जो है, सॉरी, गैस्ट्रिन जो है ये क्या, एक हार्मोन है। ये रहा गैस्ट्रिन। तो देखो ये करता क्या है, ये पेंक्रियास को, जो हमने अभी देखा था, जितने भी तरह के उसमें से एंजाइम निकल रहे थे उनके स्रावन में मदद करता है। ये जो आपका अमाशय होगा वहां पर HCl के या वहां पर गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज करने में भी हेल्प करता है। ये इंटेस्टाइन में भी क्या करता है, उसके मूवमेंट को, कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो इसमें मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। ये क्या करता है, एक तरह से एक हार्मोन है जो क्या करता है, अलग अलग अंगों पर काम करता है। ये स्टमक पर भी काम करता है, ये अग्नाशय पर भी काम करता है, गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है, लीवर पे भी काम करता है, इंटेस्टाइन पे भी काम करता है। तो इसके अलग अलग क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये एक तरह के क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ना कि ये एक डाइजेस्टिव डन है। तो ये बस इतना ही ध्यान में आपको रखना था। देखो स्टमक में मैंने बताया आपको क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और एक HCl एसिड होता है वहां पर। तो ये किसका है, स्टमक का। तो अभी तक देखो हमने दो जगहों के हार्म एंजाइमों को देख लिया। देखो एक कैसे देखा अभी इससे पहले वाले में, इससे पहले में हमने पेंक्रियाज में देखा जिसमें ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, लाइपेज था, माइलेज था, न्यूक्लियेज था। यहां पर हमने देख लिया पेप्सिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये आपको ध्यान में, से आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हेल्प थोड़ी मिल जाएगी। यहां पर हम पहुंच गए कहां पर, ये रहा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, गैस्ट्रिन। अब ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकीय श्वसन में, ये इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चन में क्या हो जाती है, टाइपिंग एरर होती है, यूपीएससी में भी हो जाती है, पीएससी में भी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत क्या करना है, कभी कभार इंग्लिश में भी देख लेना है। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ डीएनए इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोशिकीय श्वसन में डीएनए की भूमिका पर वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछा है उसने। तो डीएनए की भूमिका पर क्या रहा है कि यह एटीपी संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का स्रोत है। दूसरा, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। चौथा, यह अवायवीय श्वसन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब देखो एक चीज इससे क्लियर हो जाएगी कि देखो डीएनए जो होता है वो एमआरएनए का उससे निर्माण होता है। डीएनए के बाद जो डीएनए में जो सूचना होती है वो एमआरएनए में जाती है। एमआरएनए के बाद उससे प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से ही एंजाइम ज्यादातर बने होते हैं। तो इट मींस डीएनए खुद अपने आप में तो एंजाइम नहीं हो सकता। तो नंबर 3 तो इसमें बिल्कुल भी नहीं हो। तो हमें क्या कर देना है, ये 3 इसमें, ये भी गया और ये भी गया, ये दोनों तो नहीं हो। अब बचता कौन सा है, इसके बाद हमारे पास केवल एक और केवल दो में ऑप्शन है। और यहां पर आपको फिर फैक्ट में याद रखना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन होता है 2, ये एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी कार्य है। ठीक है। तो देखो एटीपी संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड का स्रोत है। देखो न्यूक्लियोटाइड की तो उसकी खुद की स्ट्रक्चर है, वो खुद न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड तो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है वो, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा, अरबों न्यूक्लियोटाइड इस तरह से डीएनए में जुड़े होते हैं। तो वो न्यूक्लियोटाइड का स्रोत है। स्रोत का मतलब कि वो उसको डिलीवर थोड़ी करता है, देता थोड़ी ना किसी को। तो ये सोर्स होने की वजह से ये क्वेश्चन में ये नहीं होगा। फिर बचता कौन सा, तो कई बार आपको रीजनिंग लगानी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर नॉलेज थोड़ा कम हो तो। एक आधा मिनट क्या करो, ऐसे क्वेश्चन पे लगा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कोई लॉजिक लग रहा है तो। अदरवाइज अगर पूरी तरह से नॉलेज है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो इससे अगला बढ़ते हैं। देखो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन डील किए उनमें से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह के क्वेश्चन है। अदरवाइज बाकी में सब में आपने जो पढ़ा है आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इतना तो एग्जामिनर हमेशा देता ही है। देखो अब कह रहा है डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, डीएनए में एडेनिन क्षारक थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा है, जबकि गवानीन क्षारक साइटोसिन के से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है। फिर वो डीएनए का व्यास बता रहा है 20 इतने से लेकर लंबाई इतनी होती है। फिर वो होता है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण फास्फेट समूह एवं डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है। इसको आराम से पढ़ते हैं, पहले डीएनए की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उससे आपको देखेंगे कि ये सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है? अब आइए यहां पर, अगर मैं डीएनए की बात करूं, देखो डीएनए इस तरह से डबल हेलिक्स होता है, 2 कुंडलियां होती हैं। देखो एक ये रही
और दूसरी ये रही, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। जैसे आपने कभी देखा हो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उन पर ऐसे लोहे की घूमते हुए जीना लगा होता है, स्टेयर्स होती हैं, तो उसी पर है, उसी तरह का ये होता है। तो ये क्या एक डबल हेलिक्स मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। तो और इसमें होता क्या देखो, इसमें ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में देखो ये एक शुगर समूह है, ये शर्करा है, पेंटोज शुगर। यहां पर ये गुआनिन क्या एक नाइट्रोजन क्षार है, और ये एक फॉस्फेट समूह है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां पर, तीसरा न्यूक्लियोटाइड यहां पर, चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर देखो एक श्रृंखला में कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुलक है, पॉलीमर है। और दूसरा देखो यहां पर इसमें कि ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, मतलब ये एक स्टेयर का एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ये डबल हेलिक्स में एक हेलिक्स ये रहा, एक हेलिक्स ये रहा, लेकिन ये दोनों आपस में भी जुड़े हुए हैं। इसमें देखो क्या होता है, ये पूरा का पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये नाइट्रोजन क्षार अंदर की तरफ मुंह किए होते हैं। देखो ये अंदर की तरफ मुंह है इनका, ये रहा, और इस श्रृंखला का भी ये मुंह अंदर की तरफ। अब ये एक हेलिक्स है और ये दूसरा हेलिक्स है, इनके अंदर की तरफ नाइट्रोजन क्षार है यूं मुंह किए हुए, और ये दोनों आपस में नाइट्रोजन क्षार बॉन्ड बनाते हैं, जिससे ये दोनों के दोनों जो इस तरह की ये जो हेलिक्स है आपस में जुड़ जाते हैं। तो रीजन क्या है कि ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं, और ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमेशा एक रूल है उसमें बोलता है ए हमेशा टी से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, जी और सी जुड़ेंगे, ए और टी जुड़ेंगे, और ए और टी आपस में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जी और सी हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखो यहां पर 3 लाइन है। तो ये एक डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसमें देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ये आपस में नाइट्रोजन बेस हैं जो आपस में जुड़े होते हैं क्षार हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से, और ये दोनों श्रृंखलाओं को आपस में कनेक्ट कर। तो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, श्रृंखला है, न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है, पॉलीमर है। दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हैं, और उनको जोड़ने का काम नाइट्रोजन क्षार करते हैं, जो कि अंदर की ओर मुंह किए हुए हैं। और एक चीज और, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैंने कहा था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये भी तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनको जोड़ने के लिए देखो ये फॉस्फेट समूह है, एक बंद इधर बनाता है, एक इधर बनाता है, इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फेट है, ये एस्टर बॉन्ड बनाता है, तो ये फॉस्फेट इधर वाले से बना रहा है बॉन्ड, और फिर ये इधर वाले से बना रहा है, तो ये जोड़ने का काम ये करता है, इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये आपस में इन न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम ये फॉस्फेट, तो ये इनको आपस में जोड़ देता है। अब आते हैं हम, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इसमें काफी टाइम लगता है वरना 1 घंटा लग जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, आते हैं देखो इसमें, देखो इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन क्या कह रहा है, असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देखो डीएनए में एडेनिन क्षारक थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधा जुड़ा, अभी हमने देखा ए टी से डबल से जुड़ा था, और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, ये भी सही है, जी सी से जुड़ा है 3 से। फिर देखो ये हमें अभी छोड़ते हैं, देखो इसमें डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण, देखो हमने पढ़ा था भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण, दोनों श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड थी। फॉस्फेट समूह एवं डीऑक्सीराइबोज शर्करा के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण द्वारा होता है। तो यही हमने पढ़ा कि उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो एक भी सही है, 3 भी सही है, तो कितने सही, कौन सा कथन असत्य है? अभी तक तो कोई सत्य नहीं है, दोनों सत्य है। और जो इस तरह का डेटा वाला क्वेश्चन होता है, ये इसका व्यास यही है लगभग जो इसमें बताया। तो अगर 2 सही है तो हमें किसके साथ जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन जो इस तरह का होता है वो ज्यादातर गलत नहीं देगा, उसे भी पता है कि स्टूडेंट को इतना डेटा याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेगा। तो इसमें क्या होंगे, वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, तो गलत इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो क्या होगा इनमें से। तो ये एक फैक्चुअल नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता
तो क्या कर सकते हो आप, इसके साथ जा सकते थे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में वो खुद गलत नहीं देगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। ये नॉलेज आपका होना चाहिए, ये आगे भी काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। पूछ लेता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, इसकी दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसका मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल पाया जाता है, डबल हेलिक्स के रूप में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग फॉर्म। इसके बाद देखो एक और इजी सा क्वेश्चन है, पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो पेशियों में मतलब मसल्स की बात कर रहा है, में उत्तेजनशीलता होती है, संकुचनशीलता मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, उनमें इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता भी होती है, और उनमें चालकता का भी विशेष गुण पाया जाता है, कंडक्टिविटी भी होती है। ये तो हमने देखा ही है कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रत्यास्थता होती है, ये सब तो बात सही है। दूसरा, पेशी में एक्टिन व मायोसिन नाम के दो संकुचनशील एवं प्रत्यास्थ प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं। ये भी बात उसकी सही है कि दोनों पाए जाते हैं। और पेशियां शरीर में लगभग 70% भाग का निर्माण करती हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि जो मसल्स हैं वो हमारे शरीर का 70% निर्माण करती है। ये तो कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। ये मैं एक चीज बताओ, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वेट क्या है? अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल, किसी को ना भी पता हो तो भी क्या कहेगा, हमारा स्केलेटन, कंकाल, हमारी हड्डियां कितनी भारी हैं। तो सबसे, अगर मैं कहूंगा, अगर नॉर्मली भी अगर देखूं, कॉमन सेंस भी लगाऊं, पूरे किसी एग्जैक्ट आंकड़ों पर ना जाऊं, तो हमें भी देखें तो सबसे ज्यादा हमें क्या लगता है कि हमारे कंकाल का भार होगा, तो मसल्स का भार इतना नहीं होगा। तो ये वाला कथन जो है वो क्या होता है, तो वो कह रहा है इसमें से कितने कथन असत्य हैं, सत्य नहीं पूछ रहा है, कितने कथन असत्य हैं। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी, सिर्फ एक कथन जो है वो असत्य है, केवल वन वाला। तो अगर इसको देखें तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी इस तरह से मसल्स होती हैं, और इनमें देखो ये मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। देखो ये मायोसिन दिख रहा है और ये एक्टिन दिख रहा है, तो ये एक्टिन और मायोसिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना था, ध्यान रखना था। तो ये क्या, मायोसिन और ये एक्टिन। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, देखो ये एक दूसरे के पास आ गए, कॉन्ट्रैक्टेड हुआ। जब रिलैक्स होगा तो ये दूर दूर हो जाएगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी है, रिलैक्सेशन भी पाया जाता है, और उस टाइम ये एक्टिन और मायोसिन का, हाँ? तो ये इसमें दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बाद, देखते हैं देखो कौन सा है क्वेश्चन। कोलेन कायमा, क्लोरेन कायमा, पेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, इनके क्या पूछा है, मिलान करना है आपको लिस्ट में। तो ये बिल्कुल क्या है, आपको फैक्चुअल नॉलेज है, अगर आ रहा है तो आप इसको कर पाएंगे। देखो इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखो स्क्लेरेन कायमा जो होता है, ये बहुत ही क्या होता है, दृढ़ उत्तकों में मिलता है, मतलब जो बहुत ही सॉलिड पार्ट होते हैं, कठोर होते हैं उसमें, क्योंकि इनमें लिग्निन होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो अगर मैं स्क्लेरेन काइमा की बात कर लूंगा, तो स्क्लेरेन काइमा कठोर पार्ट का निर्माण करेगा। तो अब आप बताओ इनमें से कठोर पार्ट कौन सा है। देखो, अगर मैं स्क्लेरेन काइमा की बात करूं, ये तो सबको पता होता है स्क्लेरेन काइमा के बारे में। तो देखो ये कोकोनट शेल जो होता है, ये बहुत ही क्या होगा, मजबूत होता है। तो अगर मैं इसके सामने लगाऊं तो ये तो 2 हो गया डी के सामने। अब देखो इसके बाद एक में देखो क्या लिखा है, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा मतलब क्लोरोफिल हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उसी से मिलता जुलता शब्द है क्लोरेन काइमा, तो इससे लॉजिक लगा सकता हूं कि ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो ये बी के सामने मैं क्या लगा सकता हूं, फोटोसिंथेसिस, एक प्रकाश संश्लेषण। ये दो तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए कोलेन काइमा और पैरेन काइमा के बारे में। तो देखो कोलेन काइमा क्या करता है, ये पर्णवृंत का निर्माण करता है, और पैरेन काइमा क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या, बाहर से लगा लेते हैं। क्लोरीन काइमा के सामने हमने क्या लगाया, 4। क्लोरीन काइमा के सामने लगाया 1, और कोलेन काइमा बचा, और फिर दूसरा कौन सा बचा हमारा, पेरेन काइमा। तो पेरेन काइमा क्या करेगा, पेरेन काइमा स्टोरेज ऑफ फूड करेगा, और वो बचा हुआ पार्ट किसका हो जाएगा, उसका। सही है, कोलेन काइमा का। तो लगा दे, तो लगाओ, देखो कौन सा लगेगा, ए के साथ कौन सा आएगा, बताओ बताओ तुम। ए के साथ 3 आएगा। देखो बचा कौन सा, ये भी तो गया आपका, और ये भी आपका गया। तो बचता कौन सा है, 3 और 4। तो ये किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, और ये को क्या करना है, लगा देना है। ए के साथ 3, और डी के साथ 1, सी के साथ 4, और डी के, सॉरी, सी के साथ क्या आएगा, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ
और यही आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, मिलान कर। अच्छा मैंने एरर कर दिया मिलाने में, सॉरी। फ्लो में हो जाता है कई बार। टी के साथ स्क्लेरन कायमा है तो हमने गलत लगाया था, ये कोकोनट आया तो यही था, लिखा गलत गया। क्या क्लोरीन कायमा में कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोलेन कायमा के साथ कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पैरन कायमा के साथ क्या हो जाएगा, 4 नंबर। यही ऑप्शन होगा 3, 1, 4 और। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं था। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्क्लेरन कायमा लिग्निन का बना होता है, तो लिग्निन होता है तो ये कठोर पार्ट का निर्माण करता है। फिर दूसरा क्या था, क्लोरीन कायमा हरे रंग से ही पता लग गया, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। बाकी दो आपको याद होने चाहिए थे, पैरेन कायमा स्टोरेज ऑफ फूड है और कोलन कायमा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एटियो, पर्णवृंतों का निर्माण करता है, तो उसमें इसका रोल रहता है। अब आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही मिलान नहीं है, इनमें से कौन सा सही मिलान है। देखो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हो। देखो कैसे, कौन सा असंगत समूह है। अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा स्यूडोपोडिया अमीबा में है, फ्लैजिला यूग्लिना में है, सीलिया पैरामीशियम में है, कोशिका भित्ति प्लाज्मोडियम में। देखो कोशिका भित्ति पादपों की विशेषता होती है, तो असंगत कौन सा पूछ रहा है, तो कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है, पादपों की विशेषता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है, तो ये यहां पर प्लाज्मोडियम के अंदर ये क्या नहीं होगा, ये भित्ति नहीं पाई जाएगी, ये पादपों में पाई जाएगी, तो यहां पर सीधा सीधा ये गलत हो गया, बस आपका आंसर मिल गया, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डन है। अब देखो यहां पर आओ, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हैजा रोग विब्रियो, ये विजियो की जो विब्रियो होगा, विब्रियो कोलोरी जीवाणु के माध्यम से संचरित होता है, ये बात सही है। एथलीट फुट जो है वो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है, ये भी बात सही है। सोल्मोनेला वेलिसेला जीवाणु भोजन में विषाक्तता के कारण होता है, ये भी सही है। और बोटुलिज्म रोग पॉजिटिव जीवाणु से, ग्राम पॉजिटिव छोड़ो, वो जीवाणु की बात कर रहा है कि बैक्टीरिया से होता है, के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी बात सही है। तो इसमें चारों के चारों क्या है, आपके सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किस पर, ये भी देखो आपका क्या है, एक तरह से ये सारे जो कुछ क्वेश्चन जो आपको क्या आते हैं, कुछ फैक्चुअल जो आते हैं, तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल में देखो, अब इसमें से क्या है, आपको खसरा रोग को मिलान करना है, पीत ज्वार को मिलान करना है, ट्रेकोमा को याद करना है और इंसेफेलाइटिस को याद करना है। तो देखो इसमें तो ट्रेकोमा लिखा, तो ये यहां से मैच हो जाएगा ट्रेकोमेटिस से, तो ये आपका टी के साथ तो 3 मैच हो ही रहा है सीधा सीधा। और जो इंसेफेलाइटिस है वो वेरिसोला जोस्टर से ही होता है, ये 4 भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद आपको देखो क्या करना है, इसके बाद अब आपको खसरा और पीत ज्वार के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें देखो ए और सॉरी, हाँ, पीत ज्वार और खसरा रोग में, तो अब इनमें से कौन सा होगा, देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इधर और ये इधर। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा है, देख लो, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ये आपको सिर्फ नॉलेज बेस है कि आपको हाँ फैक्चुअल है, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले किसने की, ये कह रहा है अल्बर्ट स्वामिन ने की। दूसरे में लिखा ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क ने की, सॉल्क के द्वारा विकसित की गई। तीसरा लिखा पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमाइसिस विषाणु के द्वारा होता है। फिर लिखा पोलियो विषाणु मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। तो देखो इसमें क्या है, आपको ये भी एक फैक्चुअल है। तो पोलियो के टीकों की जो सबसे पहले खोज की थी वो जॉन सॉल्क ने की थी, ये उल्टा हो गया है, ये जोनस सॉल्क यहां आएगा, और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी, अल्बर्ट स्वामिन ने की। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एक्सचेंज है, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए। तो याद रखना, सबसे पहले जो पोलियो वैक्सीन है उसका जो विकास जो किया था वो सॉल्क के द्वारा किया गया, और जो ओरल, जो मतलब वो बूंद वाली, जो ड्रॉप वाली, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था, अल्बर्ट स्वामिन ने। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना, तो ये दोनों ही गलत हो गया आपके, ये भी गलत हो गया। और पोलियो क्या है, एक संक्रामक रोग तो है ही है, ये दूषित जल से हो जाता है, लोगों से एक से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, तो एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब होता है जो फैल जाता है। ठीक है, तीसरा पोलियो विषाणु मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचता है, हाँ वहीं संक्रमित करता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, हमारे लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है, यहीं से सब कुछ क्या होता है, आना होता है।
तो वो तंत्रिका ऊतक नष्ट कर देगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के, तो उसको क्या हो जाता है, एक तरह से उसके शरीर के अलग अलग अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो अब उसने कहा कि कौन सा गलत कथन है, तो गलत पूछ रहा है वो आपसे, तो गलत कौन सा होगा, देखो एक और, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या देखना है, कौन सा गलत कथन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गलत हो गया 1 और 2, ये वाला ऑप्शन आपका ये। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन में देखें। 56 में पूछ रहा है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रेनालिन मॉडुला से स्रावित होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपिनेफ्रिन हार्मोन है क्या और किससे स्रावित होता है, तो ये एड्रेनालिन मेडुला से ही स्रावित होता है, एड्रेनालिन ग्रंथि से निकलता है ये। ठीक है, इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरा कह रहा है इस हार्मोन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, एड्रेनालिन हार्मोन की कमी से ग्रस्त व्यक्ति को कोकेन, एड्रेनालिन जैसी औषधियां उपचार के रूप में दी जाती हैं। चौथा, एपिनेफ्रिन हार्मोन का अन्य नाम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना। देखो सबसे पहली बात, ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है इसे ही कहा जाता है एड्रेनालिन हार्मोन। तो एड्रेनालिन हार्मोन का ही दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्मोन दोनों सेम ही है, तो जो काम इसका है वही काम इसका है। इसी को उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो वही एड्रेनालिन है, तो बात ये भी सही है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है चौथा, कि इस एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम लड़ो और उड़ो हार्मोन है, क्योंकि एड्रेनालिन यही तो है, और एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, यही काम करता है, उत्तेजित कर देता है वो। दूसरा, एड्रेनालिन हार्मोन के स्राव से हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी, सही कह रहा है, ये भी सही है। और पहला क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रेनालिन मेडुला से स्रावित होता है, ये भी बात सही है, एड्रेनालिन ग्रंथि से स्रावित होता है ये। और ये देखो, ये तीसरा क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन की कमी से ग्रस्त व्यक्ति को कोकेन, एक्ट्रिन जैसी औषधियों को उपचार के रूप में दी जाती है। इन सबसे भी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये जो ड्रग्स दी जाती हैं, कोकेन से, एक्ड्रीन से। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, चारों सही है, लेकिन क्या करा है, उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन कौन सा होगा बताओ, इनमें से हो जाएगा, तो चारों के चारों क्या है, सही कथन पूछ रहा है, गलत कथन नहीं पूछ। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में। अब आते हैं किस पर, 57 नंबर क्वेश्चन में। देखो ये पूछ रहा है कि ए और सूची 1 और 2 को आपस में मिलान करो। तो देखो ये क्या है, बहुलक किसका बना होता है, देखो पॉलीथीन का बहुलक। ठीक है, पॉलीथीन क्या है, एक बहुलक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हार्मोन कौन सा है, अभी हम पढ़ के ऊपर वाले में है, एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है, ये हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, लाइपेज हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एंजाइम है लाइपेज। तो जब ये सब मिल गए, पॉलीथीन क्या है, बहुलक है, और हार्मोन एपिनेफ्रिन हो गया, एंजाइम लाइपेज होगा, तो ये भी तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड के साथ मिल जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन था। तो इसमें अब आता है, देखो विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन B3, इनका आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा किसका नाम है, यही है। तो इसको देखो, इसमें चलते हैं हम आगे वाले में, सी वाले में देखो, ये रहा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कि वो पूछ रहा है कि इनके क्या क्या नाम है। देखो इसको मिलाने में सबसे बेहतरीन देखो क्वेश्चन क्या है, देखो हमने विटामिन B12 सबको पता होता है, विटामिन B12 सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का नाम क्या होता है, ये 2 मिल गया, सी के साथ 2। और अगर मैं यहां ऑप्शन में देखूं, सी के साथ 2 एक ही है, जैसे ये हुआ ऑप्शन क्या हो गया, ये देखो साइनोकोबालमिन। तो इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, साइनोकोबालमिन, तो ये है। इसके अलावा फिर अब क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, कि अब क्या होगा, देखो ए के साथ कौन आएगा, B5 का नाम क्या होगा, पेटोमिनिक एसिड हो जाएगा 3। B9 का नाम देखो क्या होगा, बी के साथ कौन सा होगा, 1 फॉलिक एसिड, B9 का नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड। और B3 को क्या बोलेंगे, नियासिन बोलेंगे, ये 4। इस तरह से कई बार लॉजिक से ज्यादा आपको दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता, एक आधे ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये भी आपको वहां आना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन उसका ऑप्शन बहुत इजी होता है, तो वहां से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला देखो, कॉकरोच की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है तिलचट्टे ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करते। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉकरोच में कौन सा ब्लड मिलता है, क्या उसमें किस तरह का होता है।
क्या उसमें हीमोग्लोबिन होता है? तो अगर मैं तिलचट्टे की बात करूं तो वहां पर इस तरह का नहीं पाया जाता, उसमें हीमोलिम्फ होता है और उसमें वर्णक होता है हीमोसाइनिन। ये आपको याद रखना है। उसमें हीमोलिम्फ होता है, हीमोसाइनिन होता है, तो हीमोग्लोबिन तो उसमें नहीं होता। तो वो कह रहा है कि इसका प्रयोग नहीं करते, तो बात तो सही है कि नहीं करते। और ऑक्सीजन हेतु तो हीमोग्लोबिन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं वो। उसमें एक अलग से एक कॉकरोच में होता है जिसे ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है, उसमें पूरा एक अलग से जाल फैला होता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ना कि ब्लड के थ्रू। हम तो ब्लड के थ्रू करते हैं। हमारे में क्या होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, उसको क्या किया जाता है, ब्लड में पहुंचती है और ब्लड फिर उसको क्या करता है, हार्ट में लेके जाता है, फिर वो उसको पंप करता है, पूरे शरीर में जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, उसमें एक अलग से पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इनका रक्त क्या होता है, रंगहीन होता है, तो ये भी बात उसकी सही है, ये भी बात उसकी सही है, रंगहीन होता है। ठीक है, मटमैले से रंग का होता है। फिर कह रहा है कि कॉकरोच के रक्त में, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो ये भी उसकी बात रोक किया जाता है, ये नहीं किया जाता। सही है, तो ये बात भी उसकी सही है, ये बात भी उसकी सही है, लेकिन ये नहीं सही है उसकी। फिर कह रहा है कॉकरोच में ऑक्सीजन ट्यूब प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे पहुंचता है, ये भी बात उसकी सही। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें, इनमें से कौन से, इसमें से गलत कथन का चयन करें? तो गलत कथन तो सिर्फ एक ही है, कौन सा? बाकी सारी बातें सही हैं। देखो पहले वाले में क्या बोला, ये बात सही है, तिलचट्टे ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करते, तो सही बात है, उसमें ये लास्ट में लिखा ही है कि ट्यूब प्रणाली के माध्यम से करते हैं, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर कॉकरोच में जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, मैंने अभी बताया हीमोलिम्फ होता है, तो ये भी बात सही है। लेकिन गलत कौन सा है कि ब्लड उसमें परिवहन नहीं करता, ये तो रक्त कह रहे हैं कि रक्त करता है, तो ये नहीं करता, ये आपका ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी एक क्या, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें, पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो पहली सूची 1 है, दूसरा सूची 2 लिखी हुई। तो देखो सूची 1 में क्या लिखा है, नाम दिए हैं, ब्रांच है, और ये उनका लिखा कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां पर आपको इतना तो सबको पता ही होगा कि एंथोलॉजी का अर्थ होता है फूलों का अध्ययन करना। देखो एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी तो सबको पता है कि ये फूलों का अध्ययन होता है, तो डी का नंबर तो क्या हो गया, 1 हो गया। देखो ये और ये दोनों आपस में मिलकर फूलों का अध्ययन। फिर देखो ये फ्रेनोलॉजी होती है, ये मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करती है, इसमें मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है, तो ये हो गया आपका कौन सा, 4। अब देखो बायोनॉमिक्स क्या होता है, बायोनॉमिक्स होता है जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। तो ये किस में आ जाएगा, वातावरण के साथ जो होगा वो कौन सा होगा, बी के साथ 2 का 2 ही मैच हो जाएगा, तो बी के साथ हमने क्या कर दें, 2 के सामने लिखते जाया करो। और बचा कौन सा, ए नंबर, तो अब ए के लिए क्या बचता है, 1 हो गया, 4 हो गया और ये 3। इथोलॉजी का मतलब होता है मानव, ये मान नहीं है, यहाँ मानव है, इंग्लिश में देख लेना, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। तो इसको जब मिलाओगे तो ये बन जाएगा कौन सा, 3 2 4 एंड 1, ये भी। तो ये भी आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन एक और है, इसमें क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो देखो वो कह रहा है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ये तो नहीं होता। अभी हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड में क्या था, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड था, याद है, जो डीएनए था वो न्यूक्लिक एसिड ही तो है, उनमें क्या सा था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, हाँ तो प्रोटीन में होते हैं, प्रोटीन में अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी बोला जाता है प्रोटीन, प्रोटीन को भी दूसरा नाम क्या, पॉलीपेप्टाइड्स, तो ये पॉलीपेप्टाइड्स हो जाएंगे। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये सही है। ठीक है, अब देखो ये फॉस्फेट लिंकेज, जब ये न्यूक्लिक एसिड में क्या होना चाहिए था, फॉस्फेट लिंकेज, तो यहां नहीं है, तो पॉलीसैकेराइड में भी ये नहीं होता। पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, सैकेराइड मतलब, तो उनमें ग्लाइकोसिडिक हो, ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन सा, तो फॉस्फोलिपिड्स में देखो अभी मैंने बात की थी, फॉस्फोलिपिड तो डाइएस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है उनमें, तो ये भी नहीं होगा। तो उसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, तो कौन सा होगा, ए सी और डी, डी आंसर हो जाएगा। तो ये ए सी डी इसका एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करके निकालना है। तो देखो अगर मैं इसको आपको यहां दिखा दूं,
अगर हम इसकी बात कर लें कि यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। देखो ये अमीनो एसिड है, ये एक 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 अमीनो, और इन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड मिलता है उसे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो ये बीच में देखो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड के बीच में, और कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए इनको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो जो प्रोटीन होते हैं उनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं इनके बीच में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो पॉलीसैकेराइड का मतलब शुगर, शर्करा। तो शर्करा देखो एक ये शुगर है, देखो ये भी एक शुगर है, और इनके बीच में देखो ये जो बॉन्ड बना है ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर एटम्स के बीच में जो बनेगा वो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स में, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड में क्या बनेगा, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और फॉस्फेट लिंकेज हमने अभी पढ़ा था, देखो किसमें था, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। और यही हमें क्या करना है, इसमें देखना था कि ये रहा। तो वो क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये तो नहीं मिलेगा, ये किस में मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स में, ये भी नहीं मिल रहा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में फॉस्फेट लिंकेज कह रहा है, यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन वाला बिल्कुल सही हो गया। तो अगर बी सही है तो बी को तो क्या होगा, वो क्या कह रहा है, कौन सा गलत सुमेलित है, तो जिसमें बी है पहले तो उसको हटा दो, ये बी गया और ये बी गया, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, अब क्या बचता है, यही तो बचा, ए सी और ये हो गया, क्योंकि हमें पता लग गया कि ए भी गलत है और डी भी गलत है, तो ए भी यहाँ है और डी भी यहाँ है, तो बचता सी, अपने आप ही इसके साथ आ जाएगा। नहीं भी होगा तो फॉस्फोलिपिड के अंदर कैसा एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व, कई तरह के लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर, इतना हमारा साइंस का सेक्शन। तो इसके बाद का जो सेक्शन हम लेंगे वो हम मान लेते हैं ज्योग्राफी का सेक्शन। तो ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आपके क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे देखो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को मैं एक साथ लेके चलता हूं। देखो ये जो दौर है वो इन्वायरमेंटलिज्म का दौर है, पर्यावरणवाद का दौर है। तो जो वर्तमान दौर है वो जो पर्यावरणवाद का दौर है, उसमें इन्वायरमेंट के, पर्यावरण का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। हर चीजों को पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है, उसके संदर्भ में देखी जा रही है। तो जो ये पर्यावरणवाद का दौर है इसमें हमें इन्वायरमेंट पे तो फोकस रखना ही होगा, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों कंसेप्चुअल पार्ट है। तो इसको अब हम देखेंगे वन बाय वन की, इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी किया जा सके। लोगों का ज्योग्राफी और साइंस का पार्ट ही वीक होता है, तो इस पे थोड़ा ढंग से डिस्कशन हो जाएगा, तो बाकी सेक्शन आप जल्दी से कवर कर लें।